गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अगर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज तीसरी यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस। आप अपने सिलेबस में देख लेना। तो आज अपन जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस। पहले अपन ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस का मतलब क्या है ना। यूनिट में अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, जैसे आपके पास कोई भी एक स्पेस सिस्टम है ना, कोई भी एक, मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर कोई, जैसे ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दो नॉर्मल लोड लग रहे थे है ना, नॉर्मल स्ट्रेस थी, और कोई एक शियर स्ट्रेस, जैसे शियर स्ट्रेस अप्लाई था इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे कोई शियर स्ट्रेस अप्लाई था। तो अगर आपको ये बोला जाए कि इस पूरे सिस्टम को मैं 30 डिग्री, इस सिस्टम को मान लो आपको बोला जाए कोई भी थीटा के 30 डिग्री आपने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। आपने इस सिस्टम को क्या कर दिया, 30 डिग्री ये लाइन बनाओ और ये इसकी एक्सेल लाइन देखो, तो ये मान लो थीटा है या 30 40 का कितना भी, अगर आप इस सिस्टम को रोटेट कर दो कुछ, तो उस जो ओब्लिक प्लेन होगा, तो अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो जो प्लेन होगा ये ओब्लिक प्लेन आएगा, ये ओब्लिक प्लेन। तो इस ओब्लिक प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू या इसके अलावा शियर स्ट्रेस की वैल्यू, उस प्लेन के ऊपर कितनी वैल्यू होगी ये आपको निकालना है। मतलब इस प्लेन को, ये जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस सिस्टम था, उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, इस दूसरे नए सिस्टम के अंदर आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो ओब्लिक प्लेन होगा, अब अलग अलग केस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि केवल एक ही एक्सियल लोडिंग लगी, एक्सियल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस एक ही है। अगर अपन नॉर्मल स्ट्रेस दोनों एक्सिस पे लगाए, पहले एक पे ही लगाया आपने, दूसरा आपने क्या किया, ये किया, तीसरा देखा कि आप सिग्मा एक्स भी लगा रहे हो, सिग्मा वाई भी लगा रहे हो, एक आप क्या कर रहे हो, शियर स्ट्रेस भी लगा रहे हो, तो एक्स वाई भी लगा रहे हो, है ना। तो तीनों केस में जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू आएगी, इसकी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो एक्स वाई, इनकी जो वैल्यू आएगी उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस में अपन ये काम करेंगे, ठीक है। तो उस प्लेन के ऊपर अपन अप्लाई कर देंगे जो भी आपने जैसे रोटेट किया उसको, तो जो भी फोर्सेज आए, जैसे आपने जैसे ही रोटेट किया, तो अगर ये यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा था या स्ट्रेस लग रहा था, तो उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, है ना, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस की बात आती है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। स्ट्रेस आपकी टेंसर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंसर क्या है। सबसे पहला टॉपिक है टेंसर। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज किया गया, तो आपने स्केलर देखा होगा जिसमें केवल आपको किसकी जरूरत रहती है, मैग्नीट्यूड की नीड रहती है। वेक्टर देखा होगा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड रहती है। वैसे टेंसर होता है। तो टेंसर क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। टेंसर भी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसके इफेक्ट है ना, इस फिजिकल क्वांटिटी के जो इफेक्ट है टेंशन लाइक है। इसके इफेक्ट कैसे हैं, टेंशन, है ना। टेंशन के जो इफेक्ट होते हैं वो इस टेंसर क्वांटिटी के इफेक्ट होते हैं। अब टेंसर को भी आपने 3 टाइप में कैटेगराइज कर रहा है। अगर इसके एग्जांपल लिए जाए इस टेंसर के, तो टेंसर में 3 टाइप होते हैं। एक होता है जीरो ऑर्डर टेंसर, सेकंड होता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और थर्ड होता है सेकेंड ऑर्डर टेंसर, ठीक है। तो 3 टाइप के हैं। अगर जीरो ऑर्डर की बात की जाए तो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल आपको किसकी नीड रहेगी, मैग्नीट्यूड, इसकी रहेगी केवल मैग्नीट्यूड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की नीड रहती है। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो मास, है ना, ये क्या है, टेंसर है, जीरो ऑर्डर टेंसर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में मैग्नीट्यूड की नीड रहेगी,
डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। और इसका एग्जांपल अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर की तो वो है फोर्स। अगर सेकंड ऑर्डर टेंसर की बात की जाए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, तीसरी चीज क्या होगी, तीसरी चीज होगी प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। प्लेन ऑफ कि वो जो क्वांटिटी है वो किस प्लेन पे अप्लाई हो रही है वो भी आपको साथ में पता होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ एप्लीकेशन, ये अगर तीनों चीज होती है उसको अपन बोलते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर। और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपको पता होगा जो मैंने पहले ही बताया है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये क्या है, सेकंड डिग्री टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या करेंगे, इनके बारे में देखेंगे आगे। अब आपको बोला जाए, जैसे एक आपके पास कोई प्लेन था, ये प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है। अब इसके ऊपर एक तो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है, कितना, सिग्मा, और एक है शियर स्ट्रेस। तो ठीक है, तो आपको बोला जाएगा इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट देख लो कितना होगा, रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस टो का स्क्वायर का अंडर। ऐसे अपन क्या करते हैं, किसी भी अगर सरफेस के ऊपर अगर स्ट्रेस, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, इसको बोलते हैं अपन शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब जब ये शियर स्ट्रेस की अपन बात करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, तो इस शियर स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है इसका साइन कन्वेंशन, है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस। साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेस। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीखना, क्योंकि जब आपको साइन का ही पता नहीं रहेगा तो आप उसमें 100% गलती करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइन। देखो बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके आपको दिए होंगे, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसको सोल्व करने का। जैसे ये आपके पास कोई क्लोज है, ठीक है, तो देखो y में भी पॉजिटिव गया और x में भी पॉजिटिव गया, y में भी पॉजिटिव और x में पॉजिटिव, और अगर y में भी नेगेटिव और x में भी नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। आप पॉजिटिव गए y में भी और x में पॉजिटिव गए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये साइन कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस का। और अगर अपन जैसे x में पॉजिटिव चले गए या कुछ भी ऐसा मान लो कि दोनों में चेंज करने का मतलब, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप x में तो एक में x में तो आप पॉजिटिव चले गए, जैसे x में इधर तो आप कहाँ आए, पॉजिटिव आए, और इधर देखा आपने इस वाले एंगल पे, और y में आप इधर चले गए, ठीक है। और इधर देखा कि एक तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। तो इस कॉर्नर पे आप देखोगे, इस कॉर्नर पे देखोगे जहां पे ये मीट हो रहा है वहां पे आपको देखना है, तो मीट हो रहा है यहाँ पे। अगर मीट हो रहा था तो देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे y तो नेगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, इसका मतलब एक पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका मतलब ये डायरेक्शन कैसी हुई, नेगेटिव शियर स्ट्रेस होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो देखो x तो नेगेटिव है लेकिन y क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना होगा कि फेज और डायरेक्शन और शियर स्ट्रेस, जैसे फेज, डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस, ठीक है। देखो अगर फेज पॉजिटिव हो और डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो तो आपका शियर स्ट्रेस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर फेज नेगेटिव हो और डायरेक्शन भी नेगेटिव हो तो भी आपका शियर स्ट्रेस क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ये देखो, ये फेज भी नेगेटिव था और शियर स्ट्रेस भी क्या था, डायरेक्शन भी क्या थी, नेगेटिव थी, तो आपका क्या आया, नेगेटिव। लेकिन अगर फेज पॉजिटिव हो और डायरेक्शन नेगेटिव हो तो शियर स्ट्रेस क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर फेज नेगेटिव हो डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो भी क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब दोनों में से अगर एक नेगेटिव है तो आपका नेगेटिव आएगा, और दोनों में से अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है शियर स्ट्रेस का। तो अगर एग्जांपल में अगर ऐसा कोई मैं डायग्राम बनाऊं तो उससे आप समझ सकते हो।
जैसे आपके पास इधर वाली फेस देखो, अब ये पॉजिटिव फेस है तो पॉजिटिव फेस और ऊपर वाले भी पॉजिटिव है, इसमें अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, और ये भी वाई में पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ऐसे अपन शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। टॉपिक का नाम क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि थ्योरी के बाद में अपने को करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस, अगर आपसे बोला जाए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है तो आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एनी प्लेन इन 3D सिस्टम। स्ट्रेस देयर मे बी 3 प्रिंसिपल प्लेन which are mutually perpendicular to each other which always carry zero shear stress। ठीक है, कि देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात अपन वहां करेंगे, या प्रिंसिपल स्ट्रेस देखो ये क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस है। कहाँ पे, एक ऐसे प्लेन पे, आपको पता है अगर 3D सिस्टम है उसमें प्लेन में कितने होंगे, प्रिंसिपल प्लेन में कितने होंगे, 3 होंगे, और वो ऐसा प्लेन होगा जहाँ के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो उस प्लेन को अपन प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो स्ट्रेस आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस जो पढ़ रहे हैं, इसको सोल्व करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। नंबर फर्स्ट अगर बात करें, नंबर फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, इसको एक नाम और बोला जाता है, न्यूमेरिकल को अपन एनालिटिकल भी बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, नंबर 2 की अगर अपन बात करें, नंबर 2 है ग्राफिकल मेथड। नंबर 2 है आपका ग्राफिकल मेथड, और इस ग्राफिकल मेथड को एक नाम और बोला जाता है मोहर सर्कल, मोहर सर्कल, मोहर सर्कल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल मेथड पढ़ते हैं, एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड में देखिए कैसे करेंगे अपन सोल्व करने का तरीका, तो आप हेडिंग लगा लीजिए न्यूमेरिकल मेथड। बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल मेथड। देखिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये कोई यहाँ से आपने फिक्स कर रखा है और ये कोई आपके पास नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर आपने एक सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई कर दिया और इसको मैं नाम देता हूँ ई। जब इसको आपने ट्रांसफॉर्म किया तो ऐसे कोई ऑब्लिक प्लेन पे आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया और ये एंगल कितना था, थीटा, ठीक है, और इसको बोल दिया, नाम दे दिया आपने ई, है ना। तो अब जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्म किया, इसकी वजह से, इस ट्रांसफॉर्म करने की वजह से एक इस प्लेन के ऊपर क्या आया होगा, सिग्मा डेस आया होगा, नॉर्मल स्ट्रेस आया होगा, और एक कोई आपके पास कैसा आया होगा, एक शियर स्ट्रेस आया होगा जिसका नाम दे दिया आपने रो, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है। अगर आप दोनों की वैल्यू निकाल पाते हो इसका मतलब आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं निकाल पाते हो तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता चला। अब देखिए थीटा आपने किया, तो आपको पता होगा ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये वैल्यू कितनी होगी, थीटा ही होगी। अब इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखिए कैसे सोल्व करूंगा। इस स्ट्रेस की वजह से कोई ना कोई फोर्स भी अप्लाई होगा कि नहीं होगा फोर्स, ये तो प्लेन था, और ये क्या होगा
तो इस स्ट्रेस की वजह से एक फोर्स लगेगा। देखो जब पहले आप देख रहे थे कि सिग्मा की वजह से कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वो फोर्स कितना था, इस स्ट्रेस की वजह से वो फोर्स था एफ था कि नहीं था। और अब यहाँ से एक निकल गया सिग्मा डैश और एक निकल गया आपके पास तो डैश, ठीक है। और ये एंगल आपको पता है कितना थीटा। तो इस सिग्मा डैश की वजह से अगर ये सिग्मा डैश था तो अगर ये थीटा है तो इसकी वजह से आपको पता होगा एक तो यहाँ पे कितना होगा एफ कोस थीटा, इस एफ को इधर लेके आ गया और एक इस डायरेक्शन में आपको पता क्या होगा एफ साइन थीटा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जो एफ लग रहा था फोर्स इस ए बी के ऊपर, उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक एफ कोस थीटा और एक एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं बोलूं एफ कोस थीटा किसके इक्वल होगा, अगर आपसे बोलूं कि एफ कोस थीटा किसके इक्वल होगा तो आपको बच्चों पता होगा एफ कोस थीटा जो इक्वल होगा वो ये एफ कोस थीटा यहाँ पे देखो सिग्मा डैश इनटू, क्योंकि ये तो फोर्स है ना और ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ए सी के ऊपर, तो एफ कोस थीटा सिग्मा डैश ए सी, सॉरी ए सी इसकी थिकनेस, सॉरी इसकी जो थिकनेस है इसकी ही, क्योंकि एरिया लेना पड़ेगा ना, जो फोर्स होता है वो स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, तो ए सी इंटू टी, और इस बीम की जो थिकनेस है वो कितनी है टी। ये बात आपको समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे जब एफ लिखता हूँ मैं, है ना, तो एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ फोर्स कब लग रहा था सिग्मा, तो सिग्मा इंटू एरिया कितना होगा बच्चों, अगर इसका एरिया आपको निकालना है क्योंकि एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया यहाँ पे जब पहले फोर्स इसके ऊपर लग रहा था सिग्मा, ये कितनी लेंथ है ए बी इंटू टी इक्वल्स टू सिग्मा डैश ए सी इंटू टी से टी बच्चों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो सिग्मा अगर इसकी सिग्मा डैश की अगर वैल्यू निकाली जाए तो सिग्मा डैश इक्वल्स टू क्या होगा सिग्मा ए बी अपॉन ए सी। और आपको भी बता दीजिए बच्चों ये ए बी है और ये ए सी एंगल कितना है थीटा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी ये कोस थीटा बच गया, एक यहाँ पे कोस थीटा भी तो है ना, एक यहाँ पे कोस थीटा भी तो सिग्मा, ये कोस थीटा पहले से था ही, और इस ए बी बाई ए सी की वैल्यू कितनी आएगी कोस थीटा ही, तो कोस थीटा इस ए बी बाई ए सी किसके भी आप ए बी बाई ए सी से कोस थीटा से, तो एक कोस थीटा आपके पास पहले से तो आएगा सिग्मा कोस के थीटा। आया कि नहीं आया? आपने सिग्मा डैश की वैल्यू निकाली, आपको हर केस में दो चीजें निकालनी है, जितना ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेस कितना है और एक शियर स्ट्रेस कितना है, दोनों निकालना है। अब आपको शियर स्ट्रेस देखना है, क्या देखना है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस देखिए इस पॉजिटिव वाले के ऊपर ये जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ सिग्मा था, अब तो लग तो उधर रहा है लेकिन आपके पास क्या है साइन थीटा इधर है कि नहीं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ टोडेस लिख दूँ, बताइए टोडेस तो स्ट्रेस क्योंकि फोर्स है और ये टोडेस किसके ऊपर लग रहा है बताइए ए सी इंटू टी पे, क्योंकि ए सी इंटू टी। अब एफ की वैल्यू आप सबको पता होगी, एफ कितना है सिग्मा ए बी इंटू टी साइन थीटा इक्वल्स टू टोडेस ए सी इंटू टी, तो टी से टी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ से जब टोडेस की वैल्यू निकालोगे आप तो आप देखिए टोडेस की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो माइनस सिग्मा साइन थीटा और ये क्या होगा ए बी बाई ए सी। तो आप बच्चों अगर ए बी बाई ए सी निकालोगे, ये ए बी बाई ए सी पहले निकाला था, पहले क्या निकाला था ए बी बाई ए सी निकाला था पिछली बार, और अब की बार क्या निकालोगे ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी की वैल्यू इस केस में कितनी होगी आप बता सकते हो, ए बी बाई ए सी की वैल्यू होगी कोस थीटा, है ना, क्योंकि इधर से देखो पहले भी ए बी बाई ए सी की वैल्यू कितनी थी कोस थीटा, तो यहाँ पे भी कितनी होगी कोस थीटा, तो माइनस सिग्मा इंटू साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो आपको पता होगा बच्चों साइन थीटा कोस थीटा का अगर आप अप्लाई करते हो तो साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2। तो आपने किसकी वैल्यू निकाल दी
डेज की निकाल दी और सिग्मा डेज। अब पहले आपको बताया इस केस में और क्या हो सकता है, दो ही तो केस निकलेंगे, एक प्रो डेज निकलेगा और एक क्या निकलेगा, सिग्मा डेज। तो आपने दोनों की वैल्यू इसमें निकाल दी। ठीक है, तो ऐसे ही करके अभी तो आपने क्या किया था, केवल ये चेक किया कि अगर एक सिंपल बीम है, आप अगर एक कोई नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी वजह से इस सिग्मा डेज और प्रो डेज की वैल्यू क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, एक की बजाय कितने स्ट्रेस लगाता हूँ। अगर नॉर्मल लोडिंग की बात करता हूँ तो नॉर्मल लोडिंग आपकी बात कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन में भी होगी और वाई डायरेक्शन में भी होगी। अगर दोनों केस में अगर आपकी नॉर्मल लोडिंग होती है तो क्या होगा, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही बेसिक मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में क्या करना है। अब एक केस ये हुआ, अब की बात क्या करेंगे, दो लगाएंगे, सिग्मा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। तीसरी बात क्या करेंगे, दोनों सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो रहेगा और साथ में क्या रहेगा, एक क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों केस करेंगे तो ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन देखते हैं बाद में।